हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और बीच बीच में यहाँ पे वो उसके कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट भी कर देंगे, जिससे कि आप उस क्वेश्चंस को देख के पहले खुद सॉल्व करने का कोशिश करें और उसके बाद उसके रीजनिंग की तरफ ध्यान दें और मैं क्या बता रहा हूँ उसे भी समझें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के पेपर का पूरा आंसर नहीं लिख के बता रहा हूँ, मैं आपको वो बेसिक हिंट दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप खुद अपने आंसर्स बना सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आंसर खुद लिखे जाते हैं वहां से सीख ज्यादा मिलती है। तो आप डेफिनेटली कहीं और किसी सोर्स से पता कर सकते हैं कि उसका लॉजिक क्या है, लेकिन कोशिश करना है कि आंसर खुद लिखो। ठीक है, तो हम ये पेपर स्टार्ट करते हैं। ये पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का है, तो बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस और इस साल का जो सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर है उस सैंपल पेपर पे बेस्ड ही, उसी पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर। तो लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑल अबाउट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम इंक्लूडिंग। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है आइटम्स रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ये ग्रॉस एसेट्स का पार्ट है, इसीलिए इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रखेंगे, तो पहला ऑप्शन सही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप बचे हुए दोनों में से कोई भी एक सही ऑप्शन और ढूंढ लेते हैं तो आंसर ऑल ऑफ द अबव आपका वैसे ही फिक्स हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप तीनों देखें, यदि आपको दो भी श्योरली पता है कि हाँ ये होते हैं तो आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर सकते हैं। सो द सेकंड थिंग इज it takes care of spending on producers durable goods. Third is it includes charges in business inventories, changes in business inventories. तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये सभी बच्चों को पता है कि चेंज इन स्टॉक को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाता है। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये आता है, उसको जब आप ब्रेक करते हैं नीचे फॉर्मूले को जाके तो चेंज इन स्टॉक वहां पे आपका आता है। तो हो सकता है कि शायद आपको प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल गुड्स में डाउट है, जबकि डाउट होना नहीं चाहिए। प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल गुड्स इज देयर रॉ मटेरियल बेसिकली, सो वो तो इंक्लूडेड होता ही है, लेकिन कभी वो ना भी पता हो तो ए और सी तो फॉर श्योर आपको पता ही है कि वो इंक्लूडेड। तो यदि आपको दो के लिए श्योर हो गया तो ऑब्वियसली कोई एक आंसर तो होगा नहीं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Now the second question. The deflationary gap is the amount by which aggregate demand is less than the aggregate supply. In present time, Indian economy may have to face a situation. In such a situation, RBI should release or restrict money supply in the economy. डिफ्लेशनरी गैप के टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फंड को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए या फंड को रिलीज करना चाहिए? तो डिफ्लेशनरी गैप का हमारा डायग्राम क्या है? डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम हमको पता है कि ये वाला डायग्राम यहां पे डिफ्लेशनरी गैप, ये एडी, ये AD1, ये एक्स, ये वाला गैप बताता है डिफ्लेशनरी गैप। अब इस जगह पे हमको ये पता है, ग्राफ ना भी पता हो तो हमको ये पता है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। यदि आप चाहते हैं डिमांड को बढ़ाना, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, यदि आप चाहते हैं डिमांड को बढ़ाना तो डिमांड को बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा देना पड़ेगा। जब आप लोगों के पास पैसा देंगे तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, तो आपको फंड्स रिलीज करने पड़ेंगे। रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट करने से प्रॉब्लम हो जाएगा कि ऑलरेडी डिमांड कम है और अब आपने फंड्स भी रेस्ट्रिक्ट कर दिए, तो फिर वो पैसा जो उन लोगों के पास ऑलरेडी मतलब नहीं खर्च करना चाह रहे थे, अब आपने और फंड रेस्ट्रिक्ट कर लिए तो वो तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डिफ्लेशनरी गैप का डिमांड और नीचे चला जाएगा, इससे गैप बढ़ जाएगी। बेटर क्या है कि रिलीज कर। तो ये कंसिडरेशन हम डिमांड और सप्लाई के लॉजिक से डायरेक्ट लगा सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू। सप्लाई ऑफ मनी आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में सप्लाई ऑफ मनी, मनी की डेफिनेशन, सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन उसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली दिया है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक।
सिर्फ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक नहीं, जो कॉमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। अब यूजुअली क्या होता है, बच्चे को लगता है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक तो सही है, तो वो उसको टिक करता है और आगे बढ़ता है। आपको चारों ऑप्शन रीड करने हैं, हो सकता है कि पहला भी करेक्ट हो, गलत नहीं है वो, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं है। करेंसी विद पब्लिक तो उसका पार्ट है, लेकिन क्या सिर्फ वही है, उसके अलावा और कुछ है क्या? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स को कभी भी बैंक से विड्रॉ किया जा सकता है, इसीलिए वो भी पार्ट ऑफ सर्कुलेशन में जो मनी है उसका पार्ट। तो ये जो चीज है दिस हैज टू बी कंसिडर्ड कि चारों ऑप्शन को पढ़े, किसी एक ऑप्शन को पढ़ के टिक करके आप आगे ना बढ़ो। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। नाउ द नेक्स्ट इज असर्शन और रीजन। यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो जो असर्शन दे रखा है, कंट्री ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस द बीओपी। कंट्री हमेशा बीओपी को बैलेंस करने का ट्राई करती है। क्या ये सही है? तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं वो इंट्रोडक्शन में उस चीज को पहले ही पढ़ लेते हैं कि भाई कंट्री तो कोशिश करती है कि बैलेंस करे। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका पूरा रिपोर्ट वहां पे रहता है। तो उस रिपोर्ट के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस करना जरूरी है। तो वो बैलेंस करते हैं, एडजस्टमेंट करके, ये हमको पता है। पहले वाले में तो कोई डाउट नहीं। दूसरा वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस बीओपी इंडिकेट स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री यहाँ पे नोट है। यदि ये बैलेंस रहेगा तो उसको ऑन पेपर क्या समझ में आएगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ टर्म्स अच्छे हैं, इकोनॉमिक टर्म्स, क्योंकि जो भी है वो बैलेंस में। ये चीज अपने आप में भी सही है, ये भी इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको मिल जाती है। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of. मतलब रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये तो हमको समझ आ गया कि सी और डी तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही ट्रू तो है, तो ए या बी में से कोई एक आंसर होगा। अब आप इसको ऐसे देखो कि ये क्यों इसका आंसर ए ही रहेगा, क्यों ऐसा रहेगा कि assertion is the reason is the correct explanation of assertion. कोई भी कंट्री अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस क्यों करेगी? सोचो आप, वो बैलेंस करने का रीजन है क्योंकि वो चाहती है कि उसके इकोनॉमिक टाइज दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे बने रहे। यदि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की वजह से बाहर वाले लोगों को या उसकी करेंसी पे डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन की जरूरत आ पड़ती है, तो उसको दूर करने के लिए, ऐसे किसी भी टाइप के ट्रैप में फंसने से बचने के लिए कोई भी कंट्री क्या करती है, बैलेंस करके चलती है। तो बैलेंस करने के लिए उनको डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स इस कॉलम को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए ही ये बैलेंस किया जा रहा है, वरना पड़ा रहे बैलेंस ना भी हो, सरप्लस हो जाए, डेफिसिट हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है रिलेशंस पे, इकोनॉमिक रिलेशंस पे फर्क पड़ रहा है, इसीलिए उसको बैलेंस कर रहे हैं। यदि फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ क्या कागज कंप्लीट करने के लिए थोड़ी करेंगे? सोचो आप, तो कर क्यों रहे बैलेंस? इसीलिए बैलेंस कर रहे हैं ताकि उनके जो रिलेशंस हैं वो दूसरे देशों के साथ बने। तो ये इसका आंसर फोर्थ का ए होगा कि assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. अब इस टाइप के क्वेश्चन नए ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत ज्यादा पहले ये आए नहीं कभी, अब ये आने लगे हैं। तो यहाँ पे वो कैच 22 आएगा कि आप अपना एक नंबर गवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, assertion और रीजन को सबसे पहले तो जोड़ के मत देखो। सबसे पहले assertion को अलग देखो, रीजन को अलग देखो। कम से कम ये क्लियर कर लो कि assertion और रीजन दोनों ही ट्रू है क्या, क्योंकि कंफ्यूजन तभी क्रिएट होगा जब वो दोनों ट्रू होंगे। यदि दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फिर आपका आंसर सी या डी में से एक एकदम क्लियर, और जो आंसर श्योर हो जाए तो उसको चेक करके ही करेक्ट ऑप्शन वहां पे लिख लो।
तो रीजन और असर्शन इन दोनों को एक साथ नहीं देखना है, इन दोनों को अलग अलग देखना है। पहले जब अलग अलग आप श्योर हो जाए कि हाँ दोनों सही बातें हो रही, देन यू कैन थिंक ऑफ कि भाई ये रीजन और असर्शन के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या। यदि रीजन और असर्शन के बीच में आपको डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है तो आप ए सिलेक्ट करें, यदि नहीं लग रहा है लेकिन दोनों ट्रू लग रहे हैं तो आप बी सिलेक्ट करें। पर सबसे पहले आपको असर्शन और रीजन को अलग अलग करके देखना है कि क्या ये सही है और क्या वो सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल अकाउंट का नहीं है, करंट अकाउंट का है, वो सभी को पता है। विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स और उसके अलावा जो भी ट्रांसफर्स होते हैं, हेल्प्स वगैरह जो भी की जाती हैं, तो वो भी करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आता। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लोट करता है, वो फ्लोटिंग अलाउड होती है, वो डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस। तो कोई गवर्नमेंट के या अपने फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं उसको फिक्स करने के लिए नहीं होता है, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ए और बी गलत हो। देन देयर इज थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू फॉल इन इट्स प्राइस। किसी चीज का यदि सप्लाई बढ़ जाता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है क्या। इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको देखने के लिए इसी ग्राफ को थोड़ा सा करेक्ट करूं इसी ग्राफ में, कि चलो हमको लगा कि यार ये हमको नहीं पता, तो आप तुरंत यहां पे क्या करो, ग्राफ बनाओ। एक हो गया डिमांड का और एक हो गया सप्लाई का। सप्लाई के बढ़ने से सप्लाई को बढ़ा दो, सप्लाई को बढ़ा दिया मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट करने की वजह से जो प्राइस पहले यहां थी वो अब यहां आ गई है, मतलब रिड्यूस हो गई है। तो सही कह रहा है, ये वाला करेक्ट है कि इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू फॉल इन इट्स प्राइस। यदि सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। ग्राफ से ही समझ आ जाएगा, डिमांड सप्लाई का ग्राफ। आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ग्राफ बनाओ, आंसर देखो। देन द नेक्स्ट इज राइज इन एक्सचेंज रेट लीड्स टू रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। राइज इन एक्सचेंज रेट, राइज इन एक्सचेंज रेट का मतलब $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज। $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज एक्सचेंज रेट राइज हो गया है। मतलब क्या, एक्सचेंज रेट राइज हो गया से आप क्या समझते, ये बताएं। एक्सचेंज रेट राइज होने से हम ये समझते हैं कि हमको एक्सचेंज महंगा पड़ रहा है, हमको एक्सचेंज महंगा पड़ रहा है। तो महंगा कैसे पड़ेगा, $1 खरीदने के लिए 40 रुपए चाहिए, 40 रुपए में $1 खरीद सकते हैं। महंगा कब हो जाएगा, जब 40 से ज्यादा लगेंगे, जब 40 से ज्यादा लगेंगे तब एक्सचेंज रेट महंगा हो जाएगा। तो राइज इन एक्सचेंज, ये हुआ राइज, ये क्या रिवैल्यूएशन है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें रुपी की पावर कम हो गई है, रिवैल्यूएशन नहीं है, डीवैल्यूएशन। रुपी की वैल्यू कैसे कम हो गई, पहले $1 को खरीदने के लिए 40 रुपीज दे देता था, अब 40 रुपीज में डॉलर नहीं मिल रहा, अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं सेम चीज के। तो जब सेम चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं मतलब उस पैसे की, उस रुपए की वैल्यू कम हो गई। यदि वैल्यू बढ़ती तो कम पैसे में भी बात हो जाती, लेकिन वैल्यू ज्यादा हो गई है इसीलिए ज्यादा देना पड़ रहा। तो इट इज अ डीवैल्यूएशन, इट इज नॉट रिवैल्यूएशन। तो डी भी गलत हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। वो हमको ग्राफ से समझ आ गया। अब आपको ये लगेगा कि इस क्वेश्चन के चारों पॉइंट क्यों एक्सप्लेन किए, जब हमको सी में करेक्ट आंसर पता लग ही गया था तो फिर हम डी पे क्यों जाए। बिल्कुल सही बात है, मैं वीडियो बना रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए, इसीलिए एक्सप्लेन किया है। ए बी सी डी चारों में से आपको एक करेक्ट यदि सिलेक्ट करना है और आपको ए वाला 100% क्लियर हो जाए कि ये करेक्ट है, तो आपको बी सी डी देखने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आप आंसर लिखें और आगे बढ़ें। अब ये आपने ए देखा, आपको इनकरेक्ट था, बी देखा इनकरेक्ट था, सी देखा सी करेक्ट था, तो सीधा सी आंसर लिखना है और आगे बढ़े।
दैट्स, उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक बेनिफिट है। सेकेंड चीज, इकोनॉमिक्स में आपको हमेशा रीजंस लिखने हैं, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो, यू हैव टू राइट द रीजन अलोंग विद द आंसर। ये चीज बहुत जरूरी है। ओके, so now question number 6. Question number 6 is an overvalued currency in the foreign exchange market will have which one of the following impacts in India? Overvalued currency. ओवरवैल्यूड करेंसी की वजह से क्या होने वाला है? ओवरवैल्यूड करेंसी की वजह से क्या होगा? सोचो। पहली बात तो ये सोचनी है कि ओवरवैल्यूड करेंसी मतलब होता है। ओवरवैल्यूड करेंसी मतलब जिसकी जितनी वैल्यू है नहीं उसको उतना समझना, ओवरवैल्यू। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये अभी $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज। 40 रुपीज रियलिटी है, लेकिन हमने उसको ओवर वैल्यू कर दिया, ज्यादा वैल्यू। तो ज्यादा वैल्यू मतलब हमने ये कर दिया, ज्यादा वैल्यू कर दिया हमने, नहीं है समझ। ज्यादा वैल्यू मतलब पहले $1 के लिए 40 रुपए देने पड़ते थे, अब रुपये की वैल्यू बढ़ा दी, ओवर वैल्यू कर दी, यानी कि अब तो $30 के अंदर ही कम रुपए में उतना ही डॉलर मिल जाएगा। तो ओवर वैल्यूड करेंसी का मतलब होता है ये। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा। पहला ऑप्शन है इंपोर्ट कॉस्टलियर होंगे, एक्सपोर्ट चीपर होंगे। इंपोर्ट कॉस्टलियर मतलब बाहर से आप सामान मंगा रहे, तो पहले 40 रुपए में मंगाते थे, अब 30 रुपए में, तो महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? सस्ता हो गया। इंपोर्ट चीप हो गया, सस्ता हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें इंपोर्ट कॉस्टलियर लिखा, और एक्सपोर्ट जो है उसने लिखा है कि चीप हो गया। यहां से जब हम माल किसी को बेचेंगे, पहले जब जो डॉलर जिनके पास था वो लोग $1 में 40 रुपए का सामान खरीदते, 40 रुपीज का सामान खरीदते। अब वो $1 के अंदर 30 रुपीज का ही सामान खरीद पाए। तो $1 में 40 का खरीदते थे, अब $1 में 30 का ही खरीद पाए। तो खरीदेंगे क्या? नहीं, महंगा हो गया ना, क्योंकि पहले 40 चॉकलेट्स मिलती थी $1 के अंदर, अब 30 चॉकलेट्स मिलती। इक्लेयर्स ₹1 की, मेलोडी, कोई भी जो आपको पसंद है, $1 की 40 मेलोडी मिलती थी, अब $1 की 30 मेलोडी मिलती है, तो महंगा हो गया है। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है। विल हैव एन नो इम्पैक्ट, पॉसिबल नहीं, इम्पैक्ट तो होगा ही। यदि इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर कोई भी रेट रहे, $1 इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। देन गिव प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन। फॉरेन कॉम्पिटिशन को के अगेंस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ऐसा तब होगा जब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपोर्ट यदि महंगा हो गया तो डोमेस्टिक को प्रोटेक्शन मिलेगा। बाहर से माल मंगाना ये यदि महंगा हो गया है, बाहर से माल मंगाना यदि महंगा हो गया है तो थर्ड पॉइंट करेक्ट है, लेकिन इंपोर्ट तो कॉस्टली हुआ ही, इंपोर्ट तो उल्टा सस्ता हो गया। इंपोर्ट सस्ता हो गया मतलब यहां लोकल का माल खरीदने से अच्छा है कि आप बाहर से ही सामान मंगा लो। लोग ये सोचेंगे क्योंकि सस्ता हो गया, सस्ता हो गया है तो बाहर से ही मंगा लेते, भाई वहां तो अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी अच्छी रहती है, वहीं से मंगा लो। तो डोमेस्टिक को प्रोटेक्शन नहीं मिला, डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक्सपोज होगी, तो सी भी गलत है। लास्ट, मेक इंपोर्ट्स चीपर एंड एक्सपोर्ट कॉस्टली। इंपोर्ट को चीपर, हाँ तो सही है, यही वाला तो ऑप्शन हमारा है कि इंपोर्ट चीप हो जाएगा। अब सामान मंगाना सस्ता है और बाहर भेजना महंगा है, बाहर के लोग खरीदना कम कर देंगे क्योंकि उनको पहले 40 इक्लेयर्स मिलती थी, अब 30 इक्लेयर्स ही मिलती है या मेलोडी मिलती, तो जो उनको महंगा मिल रहा है तो अब वो उसको परचेस नहीं करे। आया समझ में? ये 6 ऑब्जेक्टिव टाइप है। अभी आप देखो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ही वीडियो बनाई, अभी 6 ऑब्जेक्टिव हुए और हमारा इतना सारा टाइम हो गया क्योंकि वो एक एक पॉइंट हमने उसका एक्सप्लेन किया। अब आगे वाला देखते हैं, जरा ब्रेक के साथ देखते हैं। तब तक आप वो केस स्टडी एक बार रीड करो, मुद्रा योजना वाली जो केस स्टडी है उसको आप रीड कर सकते। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वीडियो इतनी, मतलब लग तो रहा था कि टाइम बहुत हो चुका होगा, लेकिन इतना ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं था। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे
और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 11th ऑनवर्ड्स, वो वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम आ गए हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पे। केस स्टडी वाले क्वेश्चन इस साल से ही इंट्रोड्यूस हुए हैं कि इकोनॉमिक्स में केस स्टडी बेस्ड कोई क्वेश्चन आ रहा है। पहले ये वाले क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेटा दे के 6 मार्क का जो आता था वो अलग था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक पैसेज दिए, तो इट्स क्वाइट सिंपल फॉर स्टूडेंट्स टू स्कोर दीज 4 मार्क्स, क्योंकि पैसेज सॉल्व करना वो ऑलरेडी इंग्लिश में काफी सालों से कर रहे हैं, तो उनको पैसेज के बेसिस पे इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा आपको अपना जो दिमाग है वो लगाना है और 4 नंबर आपके पास होंगे। इसमें अभी जो सैंपल पेपर में केस आया है उसके अकॉर्डिंग जो चारों क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड रहेंगे उस केस स्टडी पे ही। तो हो सकता है कि कभी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें दी हुई हो जो शायद आपको डाइजेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल वहां पे भी ऐसा दे रखा है कि राम इज द फेवरेट डॉटर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड शी इज वेरी गुड एट स्टडीज, सो व्हाट इज जेंडर ऑफ राम, ऐसा क्वेश्चन। तो आपको वहां पे इमोशनल नहीं होना है कि हमने तो रामायण में पढ़ा है राम तो पुरुषोत्तम है और वो तो पुरुष हैं तो मेल होंगे, ऐसा इमोशनल अटैचमेंट उस केस स्टडी के साथ नहीं रखना है। इट इज जस्ट अ केस स्टडी। उसमें यदि उन्होंने राम को एज अ डॉटर कंसिडर किया है तो आपको राम का जेंडर वहां पे फीमेल लिखना पड़ेगा। मतलब केस स्टडी में ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं दिया, लेकिन ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि जो केस में दिया है वो आपको आंसर मानना है। आप क्या मानते हैं, आपको क्या पता है, आपको आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है, आप बचपन से क्या सुनते आए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो वहां केस में दिया है उसके बेसिस पे ही उसको सॉल्व। क्लियर? ओके। सो क्योंकि अब लिंक शेयर ही है पेपर का, तो ये मुद्रा योजना वाला जो केस स्टडी यहाँ पे है, इसमें जो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिसेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिया गया रिसेंट इनिशिएटिव क्या है। अब देखो, एज ए टीचर आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जब आप केस पढ़ोगे तो देयर विल बी अ ग्रेट कंफ्यूजन, क्योंकि काफी सारे बच्चे जब इसका आंसर करेंगे तो कुछ बच्चे लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत, कुछ बच्चे लिखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कुछ बच्चे तो सिर्फ मुद्रा योजना इतना ही लिख देंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये यूनाइटेड महिला उद्यमी योजना या फिर शिशु किशोर और तरुण ये भी स्कीम है, तो स्कीम के आगे वो लिखा है तो ये हो सकता है। अब देखो, इस केस स्टडी में क्योंकि ये केस स्टडी किसी एक पर्टिकुलर शायद सैंपल पेपर से लिया गया है जहां पे कि ये पेपर भी, ये केस भी किसी ने बनाया है, तो उन्होंने ये क्या सोच के केस बनाया है ये वो जानते हैं, हम तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। इसमें एक लाइन क्लियरली दी हुई है, अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एन इनिशिएटिव, मुद्रा लोन स्कीम अंडर पीएमएमवाई इज एन इनिशिएटिव। तो अंडर पीएमएमवाई के पहले लिखा है और इज एन इनिशिएटिव उसके बाद लिखा है, तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन बाय लॉजिक ऑफ इंग्लिश यदि आप जाते हैं तो पीएमएमवाई इज द आंसर, क्योंकि यहां पे क्लियरली दिखा है कि पीएमएमवाई इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर जो है वो आंसर प्रैक्टिकली इज शिशु किशोर एंड तरुण, क्योंकि जो स्कीम्स हैं वो 3 स्कीम ये वाली है और उसने नीचे क्वेश्चन में मुद्रा स्कीम पूछा है, तो कौन सी स्कीम से वो ये, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेमिंग का क्लैश है। फ्रेमिंग की क्लैश की वजह से यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो इसका आंसर किसी हालत में नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो स्कीम शुरू की गई। ठीक है, तो हाँ, देयर कैन बी अ डिबेट बिटवीन पीएमएमवाई एंड शिशु किशोर एंड तरुण, बट नॉट बिटवीन आत्मनिर्भर भारत और एनी ऑफ दिस। तो पीएमएमवाई और शिशु किशोर अभी के लिए आप ये समझ लो कि इस टाइप का केस स्टडी ऐसा कंफ्यूजिंग कि जिसके 2 आंसर निकल रहे हो, यदि सच में ऐसा कोई केस स्टडी आ गया तो आपको दोनों ही आंसर्स के लिए मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यदि वो केस स्टडी ऐसा आया है तो आपको लग रहा है तो नहीं, ठीक है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो लेकिन वो केस स्टडी ऐसा ना हो, तो इस टाइम पे ध्यान रखना
आप जो वहां लिखा है उसके अकॉर्डिंग जाइए और वहां पे क्लियर लिखा है PMMY इज एन इनिशिएटिव। तो जब ऐसा ही लिख दिया है उन्होंने तो ऑब्वियस सी बात है कि PMMY को ही हम आंसर लिखेंगे। तो ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट आत्मनिर्भर भारत नहीं है, बिकॉज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने ये स्कीम शुरू की। ठीक है, तो आंसर विल बी लाइक शिशु, किशोर एंड तरुण, बट इफ सम पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद PMMY, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिलेगा क्योंकि केस स्टडी थोड़ा इस टाइप से फ्रेम किया गया है कि वो PMMY लग सकता है, तो दे कैन आल्सो गेट द मार्क फॉर दैट। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये भी केस स्टडी पे बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्पेशल मुद्रा लोन स्कीम फॉर वुमेन। वुमेन के लिए जो, तो वो अगली लाइन में क्लियर दे रखा है, टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अंडर यूनाइटेड महिला उद्यमी योजना। मतलब वहां पे उस योजना का नाम दे दिया है, सीधा वहां से योजना का नाम उठाना है और यहाँ पे लिख देना। क्या हम योजना का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? नहीं, आपको जब वहां पे फुल फॉर्म दे रखा है तो आपको फुल फॉर्म ही लिखना चाहिए। इतना बड़ा नहीं होता इकोनॉमिक्स का पेपर कि आप इतनी आंसर करो, ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म ही लिखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which is the third question of the case study. Main objective behind Mudra scheme is inclusive growth or self-reliant India. Choose one. Self-reliant या inclusive growth। अब काम आएगा वो आत्मनिर्भर भारत वाला वर्ड। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई। आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट, तो आत्मनिर्भर वर्ड वहां पे इसलिए दिया था ताकि आपको इस क्वेश्चन में इंक्लूसिव ग्रोथ के बदले सेल्फ रिलायंट वाला आंसर आप सिलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर सेल्फ रिलायंट है, which का उसका हिंदी ट्रांसलेशन आत्मनिर्भर। तो दैट इज दैट। एंड लास्ट इज राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन का क्या बेनिफिट है? तो मुद्रा लोन का जो बेनिफिट यहाँ पे इन्होंने केस स्टडी में क्लियर दे रखा है कि स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को लाने के लिए इन दोनों में से कोई एक लिख देना और एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वाला जरूर लिख, क्योंकि वहां पे क्लियर लाइन लिखी हुई है टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट करने के लिए ये किया गया। और लास्ट लाइन एक और है कि कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं, मतलब देयर इज नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ गिरवी रखने की या एज ए सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, आपको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलेगा। तो ये दो अच्छे बेनिफिट्स लास्ट लाइन, एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने का और एक कोलैटरल नहीं होने का, दोनों बेनिफिट्स वहां पे दिए। ठीक है, तो ये दोनों बेनिफिट्स लिखने हैं। ये आपके इस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप थे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि इसी को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम अभी लगा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए फिर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसके सारे रीजन देखें। ये पूरे केस को सॉल्व करने के दौरान या पूरे ऑब्जेक्टिव के दौरान काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हुए। ओके, चलो सी यू लेटर, थैंक्स अ लॉट।